दिग्गजों ने बताया है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद के वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक सीन को इमेजिन करिए। इसमें आप मान लीजिए कि एक गारमेंट्स की दुकान है जो कि बिल्कुल भी नहीं चलती और उस एरिया के लोग उस दुकान पर बिल्कुल भी नहीं आते और इससे उस दुकान का मालिक कुछ भी नहीं कमा पा रहा और उस दुकान का मालिक अब डिप्रेशन में है और अब इस दुकान का मालिक इस दुकान को बेचना चाह रहा है पर कोई भी उसकी दुकान को खरीदना नहीं चाहता। तो अब आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या आप इस दुकान को खरीदोगे, क्योंकि ये तो एक फ्लॉप दुकान है जो अब चलती भी नहीं है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आपको अब इस दुकान का प्राइस तो पता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस दुकान के अंदर 10 लाख रुपए के लेटेस्ट डिजाइन वाले कपड़े मौजूद है और इसके साथ आपको दुकान का फर्नीचर भी मिल रहा है, यानी कि 10 लाख रुपए से ज्यादा का सामान आपको इस दुकान को खरीदने पर मिलेगा। और दुकान का मालिक जल्दी दुकान बेचने के लिए सिर्फ 7 लाख रुपए ही दुकान के मांग रहा है। तो अब फिर से मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या आप इस दुकान का सामान खरीदोगे? अगर आप समझदार होंगे तो आपका जवाब होगा हाँ, हम इसका सामान खरीद लेंगे, क्योंकि 7 लाख रुपए देकर हमें 10 लाख रुपए का सामान दुकान के साथ मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप इस दुकान को खरीदोगे तो आपने वॉरेन बफेट के ग्रुप बेंजामिन ग्राम के एक तरीके को मास्टर कर लिया, जिसको बेंजामिन ग्राम नेट मेथड बोलते हैं या फिर वॉरेन बफेट इसे सिगार बट मेथड कहते हैं। अब हम ये बोलेंगे कि दुकानदार बेवकूफ थोड़ी ना है कि वो ऐसी डील करेगा 10 लाख का सामान 7 लाख में दे देगा। तो आप काफी हद तक सही है, मगर अगर कोई कंपनी पब्लिक है यानी कि नॉर्मल पब्लिक उसके शेयर्स को खरीद सकती है, तो बहुत से केसेस में जब कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती तो इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर्स को बेचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि कंपनी के शेयर्स की वैल्यू और उस कंपनी में मौजूद सामान की वैल्यू से भी ज्यादा कम हो जाती है और उस वक्त हमें मौका मिल जाता है कम पैसों से ज्यादा वैल्यू के शेयर्स खरीदने का। लेकिन इंडिया के अंदर कई बार ये स्ट्रेटेजी फेल भी हो चुकी है। जैसे एग्जांपल के लिए सत्यम कंप्यूटर्स के केस में एक टाइम ऐसा आ गया था कि उसमें पड़ा हुआ कैश ज्यादा था और पूरी कंपनी उससे भी सस्ते प्राइस में मिल रही थी। और उस वक्त अगर हम सत्यम कंप्यूटर्स में बेंजामिन ग्राम की इस फिलॉसफी को यूज करके इन्वेस्ट कर देते तो हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाती। तो इसका सीधा मतलब यह है कि जो कैश सत्यम कंप्यूटर्स अपनी बैलेंस शीट में दिखा रहा था वो सब झूठा था, यानी कि जो कैश वो दिखा रहे थे असल में वो कैश कंपनी के पास मौजूद ही नहीं था और इसीलिए सत्यम कंप्यूटर से एक बहुत बड़ा स्कैम साबित हुआ। एनीवेज दोस्तों, वॉरेन बफेट ने इस स्ट्रेटेजी को यूज करके कई सालों तक काफी पैसे कमाए और ये फिलॉसफी बेंजामिन ग्राम की थी, जो कहते हैं कि एक कॉमन आदमी ये नहीं बता सकता कि कंपनी के फ्यूचर में क्या होगा, उसे बस कंपनी के प्रेजेंट और पास्ट का डाटा पता है, यानी कंपनी में पुराने टाइम में क्या हुआ और अब क्या चल रहा है, बस यही कुछ हद तक लोगों को पता होता है। इसलिए बेंजामिन ग्राम के मुताबिक हमें कंपनी के पास्ट और प्रेजेंट के डाटा को यूज करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद वॉरेन बफेट मिलते हैं चार्ली मंगर से, जिन्होंने कहा कि बेंजामिन ग्राम का इन्वेस्ट करने का तरीका सही नहीं है। इन शॉर्ट उन्होंने वॉरेन बफेट का काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाया। उन्होंने वॉरेन बफेट से कहा कि उन कंपनियों में इन्वेस्ट करो जो ग्रो हो रही हैं, यानी कि जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा हो, फिर भले ही वो नॉर्मल प्राइस पर क्यों ना मिल रही हो, क्योंकि एक अच्छी कंपनी अपना प्रॉफिट हर साल इंक्रीज करती रहेगी। इसलिए लॉन्ग टर्म में इन कंपनियों के शेयर्स का प्राइस भी इनके प्रॉफिट की तरह ही इंक्रीज होता जाएगा और कंपाउंडिंग की वजह से लॉन्ग टर्म में इन कंपनीज में की गई इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा फायदा दे जाएगी। और वॉरेन बफेट ने चार्ली मंगर के कहने पर अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी चेंज कर दी और वॉरेन बफेट आज भी इस फिलॉसफी के साथ इन्वेस्ट करते हैं और इसीलिए वॉरेन बफेट ने ये लाइन बोली थी, इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट ए फेयर प्राइस देन ए फेयर कंपनी एट ए वंडरफुल प्राइस। यानी कि एवरेज कंपनियों को सस्ते प्राइस में खरीदने से बहुत ज्यादा बेटर है कि हम एक अच्छी कंपनी को ठीक प्राइस में खरीद ले। और इन्हीं बातों को सुनकर वॉरेन बफेट ने कोका कोला और बैंक ऑफ अमेरिका जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया और इन दोनों कंपनी में वॉरेन बफेट के पास 19 बिलियन डॉलर्स के स्टॉक्स मौजूद है। अब इंडिया के अंदर बात करें तो जिन लोगों ने HDFC बैंक और इन्फोसिस जैसी कंपनी में सही टाइम पर इन्वेस्ट कर दिया था वो आज सारे के सारे करोड़पति हैं। एज एन इन्वेस्टर बहुत सी हाई ग्रोइंग यूएस कंपनीज हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूएस में लोगों को बहुत अच्छे ढंग से स्केलिंग आती है, यानी कि वो कंपनियों को बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं। और अगर हम यूएस की किसी ग्रोइंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम गूगल, नेटफ्लिक्स या टेस्ला जैसी कंपनियों को कंसीडर कर सकते हैं। पर सवाल यह है कि हम कौन से प्लेटफॉर्म से या कौन से तरीकों को यूज करके यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ टाइम पहले लोगों को यूएस के स्टॉक्स को खरीदने के लिए काफी मुश्किल आती थी और बहुत सारा कमीशन देना पड़ता था, लेकिन अब हम IND मनी एप्लीकेशन से काफी आसानी से यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप बिना किसी फीस के अकाउंट खोल सकते हैं और ये एप्लीकेशन पूरी तरह से सेफ भी है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए लिंक पर क्लिक करके IND मनी एप्लीकेशन पर फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आते हैं पीटर लिंच, जिन्होंने अपनी 3 मोस्ट फेमस बिजनेस बुक्स लिखी हैं, जिसमें पहली है लर्न टू अर्न, सेकंड है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट और थर्ड है बीटिंग द स्ट्रीट। ये तीनों बुक बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत से लोगों ने इन बुक को पढ़कर पीटर लिंच की फिलॉसफी को फॉलो करना भी शुरू कर दिया, जिनमें इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले मिस्टर राकेश झुनझुनवाला भी इंक्लूडेड है। दरअसल पीटर लिंच के फेमस होने का मेन रीजन यही था कि उन्होंने परसेंटेज के टर्म में वॉरेन बफेट से ज्यादा रिटर्न कमाया था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इन्होंने वॉरेन बफेट को भी बीट कर दिया था। पीटर लिंच की ये फिलॉसफी है कि जो कंपनियों के नंबर्स हैं उनका बस
बस एक बार बेसिक देख लो कि एक कंपनी के पास कितना उधार है, क्या कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है या फिर नहीं, ताकि वो कंपनी बुरे समय में फेल ना हो। और ये सब करने के बाद वो बोलते हैं कि ज्यादा टाइम और एनर्जी कंपनी की स्टोरी में, यानी कि कंपनी एक्चुअल में ग्रो कैसे करेगी अगले 3 या फिर 4 सालों तक, इससे अलग कंपनी पहले से ज्यादा कस्टमर कैसे लाएगी, उनके कॉम्पिटिटर्स कौन है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने स्टॉप एंड शॉप नाम की कंपनी में इन्वेस्ट किया था। उन्हें पता था कि ये कंपनी ग्रो हो रही है, लोगों को इस कंपनी के प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं और ये हर साल नए नए लोकेशंस में अपने स्टोर्स खोल रही है और हर लोकेशन के अंदर इनका ब्रांड फेमस हो रहा था। और ऐसी ये स्टोरी बिल्ड करके उन कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करते थे और हर क्वार्टरली रिपोर्ट में वो ये देखते थे कि कंपनी वैसा ही परफॉर्म कर रही है या फिर नहीं, जैसा कि उसने कहा था। अगर ऐसा नहीं है तो ज्यादा रिसर्च करो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी तो फिर अपने पैसों को निकाल लो। अगर हम इंडिया की बात करें तो पेज इंडस्ट्रीज जब जॉकी का ब्रांड इंडिया में लेकर आई थी तो उसका भी सेम केस था। उसके नए नए स्टोर्स खुल रहे थे और जॉकी ब्रांड काफी ज्यादा फेमस हो रहा था और हर साल कंपनी ज्यादा से ज्यादा सेल और प्रॉफिट बना रही थी और इसीलिए उसका शेयर प्राइस भी बढ़ता जा रहा था। और दोस्तों, ये रहा इस कंपनी का प्राइस चार्ट। तो कॉन्सेप्ट सिंपल था, अगर कंपनी अपनी सेल्स और प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी तो लॉन्ग टर्म के अंदर उसका शेयर प्राइस भी इंक्रीज होगा। दोस्तों, इसके बाद आए बहुत ही ज्यादा एवरेज लोगों के हीरो जॉन सी बोगल, क्योंकि वॉरेन बफेट भी मानते हैं कि इन्होंने बाकी फंड मैनेजर्स के मुकाबले कॉमन पब्लिक के लिए सबसे ज्यादा पैसे कमा कर दिए। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इन्होंने ऐसा कैसे किया। तो दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले इंडेक्स फंड का कॉन्सेप्ट दिया और इन्होंने एक बहुत ही फेमस लाइन बोली थी। उन्होंने कहा था, डोंट लुक फॉर द नीडल इन haystack, जस्ट बाय द haystack। यानी कि घास के बड़े ढेर में सुई ढूंढने से अच्छा है कि क्यों ना पूरा का पूरा घास का ढेर ही खरीद लिया जाए। इसका ये मतलब था कि एक एक करके कंपनी को ढूंढना जो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। इससे बेहतर है कि क्यों ना हम अपने देश की टॉप कंपनीज में ही पैसा लगा दें, जैसे कि अमेरिका के केस में S&P 500 यानी कि उनकी 500 टॉप कंपनीज, और इंडिया के केस में निफ्टी 50 यानी कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज। और एक बार इसके अंदर इन्वेस्ट करने के बाद उसे 20 से 30 सालों तक देखा ही नहीं जाए। इससे हम बहुत सारे म्यूचुअल फंड को आराम से ही बीट कर सकते हैं। इस बात पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड डायरेक्टर्स गुस्सा हो गए कि हम आराम से ऐसी कंपनीज ढूंढ सकते हैं जो इंडेक्स फंड को बीट कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली वॉरेन बफेट ने प्रोटेजी पार्टनर्स नाम के म्यूचुअल फंड के साथ 10 साल की शर्त लगाई कि वो म्यूचुअल फंड को आराम से हरा देंगे, लेकिन इंडेक्स फंड ने ही ज्यादा पैसे अर्न करके दिए हेज फंड के कंपैरिजन में, और इस शर्त से जीते हुए पैसों को वॉरेन बफेट ने डोनेट कर दिया। लेकिन ये फंड मैनेजर इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। ये बोल रहे थे कि हम दोबारा से बेट लगाना चाहते हैं। पिछली बार जब हम हार गए थे तो 2007 में केस कुछ और था, लेकिन अगर हम अब दोबारा से बैट करते हैं तो पक्का हम जीत जाएंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर दोबारा बैट हुई तो क्या इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड को बीट कर पाएगा या फिर नहीं? तो दोस्तों, एक्चुअल में हमने इस वीडियो में क्या सीखा? इस वीडियो में हमने सबसे पहले देखा कि बेंजामिन ग्राम की ये फिलॉसफी थी कि उन्हें डूबती हुई कंपनीज चाहिए, लेकिन बहुत ही सस्ते प्राइस पर। इतने सस्ते प्राइस पर कि अगर आज ही इस कंपनी में ताला लगा दिया जाए और उसका सारा सामान बेच दिया जाए तो भी उसकी कीमत ज्यादा होगी हमारे बाइंग प्राइस से। और इस फिलॉसफी को वॉरेन बफेट ने कई सालों तक यूज किया। और फिर चार्ली मंगर आए और उन्होंने वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। चार्ली मंगर के मुताबिक हमें उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो फ्यूचर में ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट कमा कर देंगी। जिसके बाद पीटर लिंच इन्वेस्टिंग में बहुत फेमस हुए, जिन्होंने परसेंटेज की टर्म में वॉरेन बफेट से भी ज्यादा रिटर्न अचीव करके दिखा दिया। और इन्होंने कहा कि कंपनी के बेसिक नंबर देख लो और नंबर्स में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, बल्कि उसकी स्टोरी में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो कि वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो कैसे करेगी, उस कंपनी के कस्टमर्स इंक्रीज हो रहे हैं या फिर नहीं, उनके कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, और उस कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट में चेक करते रहना चाहिए कि हम ठीक है या फिर नहीं। और उसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें उस कंपनी के शेयर खरीदने हैं या फिर उन शेयर्स को होल्ड करना है या फिर उन शेयर्स को सेल कर देना है। उसके बाद हमने जॉन सी बैगल की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी देखी कि उनके अकॉर्डिंग एक एवरेज इंसान के लिए ये बेटर है कि वो इंडिविजुअली अपनी कंपनी खुद ना ढूंढे, बल्कि किसी अच्छे इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करके रख ले, जिससे कि उस इन्वेस्टर के पैसे उतनी ही जल्दी तेजी से ग्रो होंगे जितना कि उसकी देश की जीडीपी ग्रो हो रही है, और लंबे समय में उसका प्राइस कंपाउंडिंग की वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों, आपको इनमें से किसकी फिलॉसफी अच्छी लगी या फिर पर्सनली आप कौन से इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी यूज करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो